सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन टू एयर पोल्यूशन पढ़ा था, ठीक है, और टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स पढ़े थे। इस लेक्चर के अंदर हम इंडियन स्टैंडर्ड या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड फॉर पोल्यूटेंट्स इन एयर एंड देयर अबैटमेंट्स इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्टैंडर्ड पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर और यू कैन से दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्केल थ्रू विच वी कैन डिटरमाइन आर एयर क्वालिटी, आर सराउंडिंग एयर क्वालिटी, ठीक है। नोट करते हैं इसको हम AQI से। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है? ये बेसिकली एक नंबर होता है जो कि हमारी एयर क्वालिटी को क्या करता है, मेज़र करता है, ठीक है। और जिस एजेंसी के थ्रू मेज़र होता है उसको बोलते हैं हम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग एजेंसीज़, ठीक है ना। आसपास के एरिया की जो एयर है वो कितनी प्योर है, ठीक है, उसको मेज़र करने के लिए या फिर उसकी क्वालिटी को मेज़र करने के लिए एक नंबर डिफाइन किया गया है, उसको बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो देखो आगे पढ़ते हैं अपन। एयर क्वालिटी इंडेक्स इज़ अ नंबर used by the air quality monitoring agencies to inform the public about the quality of air in their vicinity। मतलब आसपास की लोगों को एयर की क्वालिटी का जानकारी देने के लिए, आसपास के क्षेत्र की एयर की क्वालिटी का जानकारी देने के लिए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग एजेंसीज़ के द्वारा एक नंबर डिफाइन किया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स बोला जाता है। इट दस इन्फॉर्म्स एज हाउ मच पोल्यूटेड द एयर इज़। ये बताता है कि जो हमारी एयर है कितनी पोल्यूटेड है, कितनी प्योर है, एंड हाउ मच पोल्यूटेड इट इज़ फोरकास्ट टू बिकम, और कितनी ही ये पोल्यूटेड होने वाली है फ्यूचर के अंदर। फुल स्टॉप। इट इज़ एविडेंटली एन इंडिकेटर ऑफ एयर क्वालिटी, और ये एयर क्वालिटी का इंडिकेटर भी है बेस्ड ऑन पोल्यूटेंट्स दैट हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। तो ये किस पे डिपेंड करता है? बेसिकली ये बताया गया है बेस्ड ऑन पोल्यूटेंट्स। ये पोल्यूटेंट पे बेस्ड है बेसिकली, जिसके इफेक्ट्स जो ह्यूमन हेल्थ पे होते हैं, एनवायरनमेंट पे होते हैं, तो उसका इंडिकेटर भी है, ठीक है। तो एज AQI वैल्यू इंक्रीजेज, जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स इंक्रीज होता है, द पब्लिक इज़ लाइकली टू सफ़र मोर एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स। तो जैसे जैसे हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो पब्लिक को उतना ही क्या होता है, अलग अलग टाइप की बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं, पब्लिक को अलग अलग हेल्थ इफेक्ट्स चालू हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पोल्यूटेड एयर। डिफरेंट कंट्रीज़ हैव देयर ओन एयर क्वालिटी इंडिसीज़। कभी कभार इंडेक्स को इंडिसीज़ के बारे में बोला जाता है, जैसे आपने 5th सेमेस्टर में रन ऑफ इंडेक्स के बारे में पढ़ा था, W और फाइव इंडेक्स, तो वहाँ पर भी इंडिसीज़ वर्ड यूज़ में लिया था। तो हर कंट्री का अपना अलग अलग एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, हर कंट्री की अपनी अलग अलग एयर का लेवल होता है, कितनी एयर प्योर होती है। जिस कंट्री में कम एयर पोल्यूट होती है उस कंट्री के अकॉर्डिंग उसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो कम होता है, ठीक है। जिस कंट्री में कम व्हीकल यूज़ में आते हैं चलने में, लोग बहुत ज़्यादा पैदल चलना प्रेफर करते हैं, उस कंट्री का एयर क्वालिटी अच्छी होती है, पोल्यूशन कम होता है, ठीक है। या फिर जिस कंट्री में ये रूल रेगुलेशन अच्छे होते हैं कि जो भी आप व्हीकल यूज़ में ले रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसका मेंटेनेंस पूरा होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होगा, तो हमारी एयर अच्छी होगी, प्योर होगी, करस्पॉन्डिंग टू देयर नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। बता दिया। द एयर क्वालिटी इंडेक्स इज़ ऑल्सो रिफर्ड टू एज द एयर क्वालिटी हेल्थ इंडेक्स। और एयर क्वालिटी इंडेक्स को हम कभी कभार एयर क्वालिटी हेल्थ इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं, जिसे हांगकॉन्ग में बोला जाता है बेसिकली। और द एयर पोल्यूशन इंडेक्स और द पोल्यूटेंट स्टैंडर्ड इंडेक्स। तो बेसिकली एयर क्वालिटी इंडेक्स के अलग अलग नाम हैं। हांगकॉन्ग में इसको एयर क्वालिटी हेल्थ इंडेक्स बोला जाता है, या एयर पोल्यूशन इंडेक्स को ही हम पोल्यूटेंट स्टैंडर्ड इंडेक्स बोलते हैं। द टर्म एयर क्वालिटी इंडेक्स मेड इट्स डेब्यू इन USA 1968। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स टर्म है इसने 1968 में डेब्यू किया था। जैसे अपन बोलते हैं ना कि इस मतलब ये एक्टर या एक्ट्रेस इस मूवी में डेब्यू कर रहे हैं, मतलब पहली बार आ रहे हैं, तो ये टर्म है पहली बार 1968 के अंदर आया था। एंड सिंस देन मैनी कंट्रीज़ हैव डेवलप्ड देयर ओन मेथडोलॉजीज एंड स्टैंडर्ड टू कंप्यूट एंड स्पेसिफाई देयर रेस्पेक्टिव इंडिसीज़। उसके बाद अलग अलग कंट्री ने अपने अपने अलग मेथड्स बना लिए, अलग अलग स्टैंडर्ड बना लिए पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव इंडेक्स को डिटरमाइन करने के लिए। कंप्यूटेशन ऑफ एन एयर क्वालिटी इंडेक्स रिक्वायर्स कंसिडरेशन ऑफ द लेवल्स ऑफ द स्पेसिफाइड एयर पोल्यूटेंट्स। मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स का मेन पर्पस क्या होता है, जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं उनके लेवल को स्पेसिफिकली क्या करना, मेजर करना, एज वेल एज देयर एवरेजिंग पीरियड्स। और कब कब हो रहा है ये, मतलब दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला तो ये हो गया कि जो लेवल है पोल्यूटेंट्स का उसको मेजर करना उनके लेवल को, दूसरा एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर एवरेजिंग पीरियड्स, बोथ द वेरियस एयर पोल्यूटेंट्स एज वेल एज देयर एवरेजिंग पीरियड्स
that need to be included in computing the AQI are thus needed to be specified by a country for its AQI values and standard। जैसे क्या बोला गया, अलग अलग पोल्यूटेंट्स और उनके अलग अलग टाइमिंग, वो ये सब दैट नीड टू बी इंक्लूडेड, इन सबको क्या करना है, हमको इंक्लूड करना है। क्यों? जिससे कि हम एयर क्वालिटी इंडेक्स को क्या कर सकें, फाइंड कर सकें, जिससे कि एक पर्टिकुलर एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड वो आ जाए। ठीक है, अब और देखते हैं हम इसके अंदर। देखो ये देखिए आपके सामने एयर क्वालिटी इंडेक्स है। ठीक है, ये क्या शो करता है, ये स्टैंडर्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स है अकॉर्डिंग टू इंडिया। 0 to 50 अगर रहेगा तो एयर पोल्यूशन लेवल गुड है। ठीक है, जैसे जैसे मैंने बताया एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारी एयर ज़्यादा पोल्यूट होती जाएगी, एयर पोल्यूशन लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, बीमारियाँ बढ़ती जाएंगी। जैसे 0 to 50 है तो ये गुड के अंदर आता है। अब इसमें हेल्थ इम्प्लीकेशंस क्या है, क्वालिटी सेटिस्फैक्ट्री है, पोल्यूशन पोजेज लिटिल और नो रिस्क। मतलब यहाँ पर अगर 0 to 50 है तो आपका जो रिस्क है वो बहुत कम है, रिस्क है ही नहीं। ठीक है, उसके 51 to 100 आता है तो ये मॉडरेट रेंज के अंदर आएगा। इसमें क्या है, क्वालिटी एक्सेप्टेबल है। हाउएवर सम पोल्यूटेंट्स में मॉडरेटली अफेक्ट अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल हु आर अनयूजुअली सेंसिटिव टू एयर पोल्यूशन। मतलब इसके अंदर जो क्वालिटी वो एक्सेप्टेबल है, बट फिर भी कुछ पोल्यूटेंट्स होते हैं जो मॉडरेटली कुछ लोगों को इफेक्ट करते हैं, जो कि काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल से एसएससी जेईई के अंदर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेंज दे देंगे, सपोज आपको दे दिया 152, एयर क्वालिटी इंडेक्स 152 बिलोंग्स टू एयर पोल्यूशन लेवल, ऑप्शन दे देंगे गुड, मॉडरेट, अनहेल्दी, वेरी अनहेल्दी। तो आपको वहाँ पर देखना है और फिर क्लिक करना है। ठीक है, तो आपको एक रफली आइडिया याद करना पड़ेगा आपको। आफ्टर दैट 101 to 150 अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स। ठीक है, जो सेंसिटिव ग्रुप्स हैं उनके लिए क्या है, अनहेल्दी है। सेंसिटिव पीपल मे हैव ट्रबल, अदर अनलाइक टू बी अफेक्टेड। इसमें क्या है, सेंसिटिव पीपल्स को ज़्यादा ट्रबल होगी। ठीक है, जो अदर लोग हैं वो कम इफेक्ट होंगे। उसके बाद 151 to 200 ये अनहेल्दी, एयर पोल्यूशन लेवल अनहेल्दी है। एवरीवन मे गेट अफेक्टेड, सेंसिटिव पीपल मे हैव मोर ट्रबल। ठीक है, हर कोई इफेक्ट होगा और सेंसिटिव पीपल हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा ट्रबल्स आएंगी। उसके बाद 201 से 300 वेरी अनहेल्दी। जैसे जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एयर ज़्यादा पोल्यूट होती जा रही है। तो 201 से 301 के अंदर वेरी अनहेल्दी। हेल्दी वार्निंग्स ऑफ इमरजेंसी लेवल फॉर ऑल, मतलब ये कहना चाह रहा है कि सबके लिए इमरजेंसी, सबके लिए बोला जाएगा कि अब इमरजेंसी लेवल स्टार्ट हो गया। और 300 प्लस हैजार्डस, तो ये क्या होता है, एवरीवन में एक्सपीरियंस मोर सीरियस हेल्थ इफेक्ट्स। तो 300 के ज़्यादा होती क्या होगा, हर कोई अलग अलग बहुत सारे सीरियस हेल्थ इफेक्ट्स इशू को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, अब आते हैं हम इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के ऊपर। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्री रिवाइज नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड NAAQS ऑफ इंडिया। अब ये टेबल आपको पूरी याद नहीं करनी है, लेकिन स्टिल आपको एक रफ आइडिया पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से पोल्यूटेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, कितने टाइम के लिए हैं, और इंडस्ट्रियल एरियाज़, रेजिडेंशियल एरियाज़, सेंसिटिव एरियाज़ के अंदर कितना उनका क्या है मैक्सिमम परमिसिबल कंसंट्रेशन है, और क्या है उनके मेथड ऑफ मेजरमेंट्स। ठीक है, तो आपको ये केवल पूरी टेबल तो आप याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको फिर भी एक रफ आइडिया होना चाहिए कि इस टेबल में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो हम 1 by 1 बात करते हैं। तो फर्स्ट जो कॉलम है वो ऊपर सीरियल नंबर को शो कर रहा है, सेकंड कॉलम है वो पोल्यूटेंट्स को शो कर रहा है, थर्ड कॉलम शो कर रहा है टाइम वेटेड एवरेज, मतलब जिस टाइम के अंदर हमने वो कैलकुलेट किया है उस टाइम के अंदर उसका एवरेज ले लिया, उसको शो कर रहा है। फोर्थ कॉलम है वो है मैक्सिमम परमिसिबल कंसंट्रेशन इन एम्बिएंट एयर, इसको भी हम 4 में डिवाइड किया हुआ है। पहला है कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ में किस टाइप से हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए एयर का। उसके बाद है रेजिडेंशियल या रूरल या फिर अदर एरियाज़ में, रेजिडेंशियल जहाँ पे आप रहते हैं, रूरल जो गांव का शहर हो गया, और अदर जो एरियाज़ है इनका जो यूनिट है वो माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। ठीक है, माइक्रो मीन्स क्या होता है, 10⁻³ होता है। सेंसिटिव एरियाज़ में क्या होता है उसके बारे में 6 कॉलम में है। और मेथड ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, किस टाइप से मेथड जो यूज़ में लिए आते हैं, ताकि मेथड ऑफ मेजरमेंट अगर आपको याद हो जाए तो वेरी गुड, अदरवाइज आपको याद करने की नीड नहीं है। जो मेन चीज़ है वो आपको इसकी कंसंट्रेशन याद करनी है। तो जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम सल्फर डाइऑक्साइड, तो SO2 का एग्जांपल लेते हैं। तो एनुअल एवरेज स्टार मार्क ऊपर किया हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है बताऊँगा मैं। 24 आवर्स स्टार मार्क किया होता है, इसका मतलब भी नीचे लिखा हुआ है। तो देखो सल्फर डाइऑक्साइड में क्या होता है, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, रेजिडेंशियल एरियाज़ में 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, और सेंसिटिव एरियाज़ में 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद 24 आवर्स के लिए क्या है इसका 120 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब,
80 ग्राम पर मीटर क्यूब किसके लिए है, ये है हमारा रूरल और रेजिडेंशियल एरियाज़ के लिए। 30 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब ये है हमारा सेंसिटिव एरियाज़ के लिए। अब देखिए इसके रिगार्डिंग टेस्ट बताया गया है, इम्प्रूव्ड वेस्ट एंड गीक मेथड। तो ये मेथड्स हमारे बिल्कुल भी अभी काम के नहीं है। अल्ट्रावायलेट फ्लोरोसेंस मेथड ये हमारे काम के बिल्कुल भी नहीं है। उसका सेकंड जो पोल्यूटेंट है दैट इज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है बेसिकली ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। सो हम बात कर रहे थे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की एज NO2। तो बेसिकली दिस इज प्राइमरी पोल्यूटेंट नॉट सेकेंडरी पोल्यूटेंट, मिस्टेक से बोल दिया था। तो एनुअल एवरेज के लिए जो है इंडस्ट्रियल एरियाज दैट इज 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, रेजिडेंशियल रूरल एरियाज़ के लिए दैट आर 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, सेंसिटिव एरियाज़ के लिए 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। इसके लिए जो हम मेजरमेंट के लिए मेथड यूज़ करते हैं दैट इज जैकब एंड इकोजियर मेथड, ठीक है। 24 आवर्स के लिए 120 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, रेजिडेंशियल रूरल एरियाज़ के लिए 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, सेंसिटिव एरियाज़ के लिए 30 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। इसके जो टेस्ट है वो गैस फेज और जो नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, कैमिल इम्यूनिसेंस इसके थ्रू करते हैं। तो आपको ये वर्ड याद नहीं करना है, लेकिन आपको जो इनके पोल्यूटेंट्स हैं, एक तो पोल्यूटेंट्स किस टाइप के हैं, प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं, और इनके जो इंडस्ट्रियल एरियाज़, रेजिडेंशियल एरियाज, सेंसिटिव एरियाज़ में जो कंसंट्रेशन है आपको ये तो याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो स्टामक लिखा हुआ है, स्टामक क्या शो कर रहा है, तो एनुअल सिंगल स्टामक है, ये शो कर रहा है एनुअल अर्थमेटिक मीन ऑफ मिनिमम 104 मेजरमेंट्स इन अ ईयर टेकन ट्वाइस अ वीक 24 आवर्स एट यूनिफॉर्म इंटरवल। इसका मतलब क्या हो गया कि 104 मेजरमेंट्स का मीन लेना है, और इसमें क्या लिखा हुआ है एक साल का, टेकन ट्वाइस अ वीक, एक वीक में 2 बार लेना है, एक वीक में 2 बार लेना है 24 आवर के इंटरवल पर। मतलब जैसे एक वीक में 2 बार लेंगे हम, जैसे मान लो मंडे को लिया अपन ने, तो मंडे के बाद अपन ने 24 का इंटरवल दिया, उसके बाद हमने वेडनेसडे को लेंगे, लेकिन लेना एक वीक में 2 बार है। ऐसे 104 मेजरमेंट्स लेना है। उसके बाद डबल स्टार का मतलब क्या है यहाँ पर, डबल स्टार बिलोंग्स टू 24 आवर्ली ऑब्लिक 8 आवर्ली वैल्यूज शैल बी मीट 98% ऑफ द टाइम इन अ ईयर, 2% ऑफ द टाइम इट मे बी एक्सीड बट नॉट ऑन कॉन्जिक्यूटिव डेजेस। तो ये हमारे काम का बिल्कुल भी नहीं है, सिंगल स्टार भी बिल्कुल काम का नहीं था। आगे आते हैं हम बात कर रहे थे बिजली स्टैंडर्ड की, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा रेस्पिरेबल पर्टिकुलेट मैटर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में 120 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है और 50 दिया हुआ है। जहाँ पे बोल्ड मार्क किया गया है इसका मतलब दे आर इंपॉर्टेंट, दे आर आस्क्ड इन एग्जाम्स, ठीक है। यहाँ पर बोल्ड मार्क किया हुआ है, जैसे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर बोल्ड मार्क किया हुआ है, जैसे ये बोल्ड मार्क में, तो ये आपके एग्जाम पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको इनको याद रखना पड़ेगा, ओके। आगे चलते हैं हम, इसके मेथड्स क्या हैं, रेस्पिरेबल पर्टिकुलेट मैटर सैम्पलर, इसके थ्रू मेजर करते होंगे। आफ्टर दैट लेड, जिसको हम पीबी बोलते हैं, ठीक है, इसका 1.0, 0.75, 0.50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका AAS मेथड आफ्टर सैम्पलिंग यूजिंग EPM 2000 और इक्विवेलेंट फिल्टर पेपर। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज़ मोर एंड मोर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। इसका देखो 5000, 10,000, 2000, 4000, 1000 एंड 2000, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन नीचे देखते हैं, इसके बाद जो हम देखे जा रहे हैं वो क्या है, ये न्यू रिवाइज नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है। अभी अपन ने जो पढ़े थे वो अपन ने पहले वाले पढ़े थे, ठीक है। देखो जो पहले अपन ने पढ़े थे वो थे अपने दैट वाज प्री रिवाइज नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है। अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे बेसिकली न्यू रिवाइज नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है। तो रिवाइज्ड कब हुए हैं ये देखो लिखा हुआ है, नवंबर 16, 2009 में रिवाइज़ किए गए हैं ये, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है, तो वही सल्फर डाइऑक्साइड का है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है, पार्टिकुलेट मैटर का है, ठीक है। ओजोन का, इसका ओजोन जो को पता है कि ओजोन क्या ऐसा होता है, ओजोन होता है हमारा सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम इसके अंदर अलग अलग बता रखे हैं, कौन कौन से बता रखे हैं वो देख लेते हैं एक बार। सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, पार्टिकुलेट मैटर है, ओजोन है इसके अंदर। उसके बाद लेड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अमोनिया है, बेंजीन है, आर्सेनिक है, निकेल है, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ पोल्यूटेंट्स हैं। तो आपको इसके एक बार इंडस्ट्रियल एरियाज़, रेजिडेंशियल एरियाज़, सेंसिटिव एरियाज़ के अंदर जो भी इसके स्टैंडर्ड है आपको एक बार गो थ्रू होना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। तो बेटर है कि एक बार आपको आइडिया लग जाए कि किस किस एरिया में कितने कितने होते हैं, दैट विल बी बेटर। और जो मैंने आपको टेबल यहाँ बताई थी, ये टेबल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको सिंपल सा है। देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 0 से 50 में गुड होता है, 51 से 100 में मॉडरेट होता है, 101 से 150 में अनहेल्दी होता है फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स, 151 से 200 अनहेल्दी होता है, 201 से 300 में वेरी अनहेल्दी, और 300 प्लस में हैजार्डियस। तो इसका मतलब 0 से 50 और 51 से 100 हमारे काम का है, गुड है, मॉडरेट हो गया।
उसके बाद 101 से 300 के अंदर अनहेल्दी है, लेकिन पहले अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स, फिर अनहेल्दी और फिर क्या हो गया वेरी अनहेल्दी। तो इस टाइप से याद हो जाएगा। और जो उसके बाद हो गया वो क्या हो गया हमारा हैजार्डस हो गया। ठीक है, तो इसके साथ ही अपना ऑलमोस्ट ये यूनिट कंप्लीट होता है, थर्ड यूनिट। ठीक है, काफ़ी छोटा यूनिट था अपना ये। ठीक है, तो अब जब नेक्स्ट लेक्चर चालू करेंगे तो उसमें अपन फोर्थ यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप यू आर स्टेइंग एट योर होम एंड यू आर इन्जॉइंग योर टाइम, बेसिकली यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम। अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि 4th ईयर पास आउट हो चुके हैं। ठीक है, एंड दे आर आस्किंग सर व्हाट टू डू, एंड स्टिल दे आर ज्वाइनिंग कोचिंग्स रिगार्डिंग मेडिजी, ES मास्टर एंड ऑल, एंड दे आर फीलिंग रिग्रेट कि सर काश हम आपने बोला था उस टाइम पढ़ लेते। तो अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ वेरी क्रूशियल टाइम। अभी यू हैव ओनली 2 सब्जेक्ट्स टू स्टडी। ठीक है, जिसमें EEDM इज थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इज कॉन्सेप्चुअल एंड मैकेनिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स। तो you will have to concentrate on transportation compared than to EEDM, because EEDM you have studied in environment as well as disaster management, so EEDM के रिगार्डिंग कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको काफ़ी यूटिलाइजिंग टाइम है। आप इसके अंदर जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, मैं हर लेक्चर में चीज़ बोलता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे शायद से इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे हैं और कुछ बच्चे सीरियसली ले रहे हैं तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, बाकी घर पे रहिए, सेफ रहिए। ठीक है, वी ऑल्सो वांट कि वी शुड वी इंटरेक्ट विथ ईच अदर, सो होपिंग फॉर दैट। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।